हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में डायपोल मूवमेंट को डिस्कस कर रहे थे और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो है एप्लीकेशंस ऑफ डायपोल मूवमेंट कि डायपोल मूवमेंट हमारी किस तरीके से हेल्प करता है। तो जो हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। ठीक है कि हम पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स को किस तरीके से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डायपोल मूवमेंट। अब हमें पता है कि भाई पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं जिनके ऊपर चार्जेस आ जाए, है ना, टू अपोजिट चार्जेस हो। और अगर वहां पर टू अपोजिट चार्जेस हैं तो वहां उनकी जो डायपोल मूवमेंट होगी वो क्या होगी, नॉन जीरो, जनरली फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल। तो मैं सिंपली कह सकता हूं ना, दोज मॉलिक्यूल्स विच हैव ए जीरो डायपोल मूवमेंट कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स एंड द मॉलिक्यूल्स विच हैव नॉन जीरो डायपोल मूवमेंट आर पोलर मॉलिक्यूल्स। तो अगर हमें डायपोल मूवमेंट की वैल्यू पता होगी तो हम इजीली बता पाएंगे कि कौन सा पोलर होगा और कौन सा नॉन पोलर होगा। ठीक है, तो क्या कहूंगा मैं कि पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज which have non-zero dipole moment, ठीक है, जिनकी जो डायपोल मूवमेंट है वो जीरो के इक्वल नहीं होगी। तो वो सब क्या कहलाएंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। फॉर एग्जांपल HF, HCl, HBr, H2O, ये सब के सब क्या हो गए, ये सब के सब पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। इन सब की जो डायपोल मूवमेंट होगी वो नॉन जीरो होगी। ठीक है, ऐसे नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स कौन से हो जाएंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर दोज which have zero dipole moment, ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी डायपोल मूवमेंट जीरो होगी वो सब के सब क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जैसे फॉर एग्जांपल H2, ठीक है, दोनों एटम सेम हो गए। ठीक है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जीरो हो गया, मतलब कोई चार्ज इंड्यूस ही नहीं होंगे। Cl2, N2, CO2, ठीक है, CO2 में इंडिविजुअल बॉन्ड तो पोलर है बट ड्यू टू वेक्टर एडिशन डायपोल मूवमेंट बिकम्स जीरो। ठीक है, इसी तरीके से BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड, ठीक है, BeCl2, ये सारे के सारे मॉलिक्यूल्स कैसे हो जाएंगे, ये हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि यहाँ पर जो डायपोल मूवमेंट होगी वो जीरो होगी। तो कहता है कि सिंपली अगर मुझे डायपोल मूवमेंट की वैल्यू पता है तो मैं बता सकता हूं कौन सा पोलर है और कौन सा नॉन पोलर है। तो सेकेंड एप्लीकेशन आती है हमारे पास डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। डिग्री ऑफ पोलैरिटी, पोलैरिटी का मतलब तो सिंपल हो गया, डिग्री का मतलब क्या कह सकते हो आप, एक तरीके से परसेंटेज समझ सकते हो कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर हुआ, उसके अंदर कितनी पोलैरिटी है, वो कहलाती है डिग्री ऑफ पोलैरिटी। डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ पोलैरिटी ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो जो डायपोल मूवमेंट है वो हमें हेल्प करता है, ठीक है, किस चीज में, टू फाइंड आउट द डिग्री और परसेंटेज ऑफ पोलैरिटी। तो लिख सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ डायपोल मूवमेंट हेल्प्स अस, या गिव एन आइडिया, कुछ भी लिख सकते हो, हेल्प अस टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ पोलैरिटी। ठीक है, डिग्री ऑफ पोलैरिटी। तो हम ये इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना ज्यादा पोलर है, ठीक है, उसकी पोलैरिटी कितनी है। तो अगर मैं बात करूं भाई सिंपली कि उनको अरेंजमेंट करना हो, उनको अरेंज करना हो सिंपली इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलैरिटी, तो सबसे ज्यादा पोलर कौन होगा, जनरली जहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं कि डिग्री ऑफ पोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिग्री ऑफ पोलैरिटी is directly proportional to the dipole moment। ठीक है, जितना ज्यादा डायपोल मोमेंट होगा उतनी ज्यादा पोलैरिटी होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास HF है, ठीक है, उसका डायपोल मोमेंट है नियर अबाउट 1.78 डिवाइड
एंड जो HCl है उसका डायपोल मोमेंट है 1.07 डिवाई। तो अगर अब मुझे ये पता करना होगी किसकी डिग्री ज्यादा है, ठीक है, कि कौन सा जो बॉन्ड है वो ज्यादा पोलर होगा, तो ध्यान रखना ये जनरली हम किसके लिए यूज करेंगे, डाइएटोमिक के लिए, क्योंकि पॉलीएटोमिक में हो सकता है कि जो नेट वैल्यू है वो 0 हो जाए क्योंकि वेक्टर एडिशन होता है, बट इंडिविजुअल बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी हम वो नहीं निकाल पाएंगे। बट जो डाइएटोमिक मॉलिक्यूल है उसमें जो डाइपोल मूवमेंट होता है वो इंडिविजुअल बॉन्ड की वैल्यू बताता है, क्योंकि भाई यहाँ पर तो कोई वेक्टर सम होगा ही नहीं, अकेला ही है, तो जो बॉन्ड की पोलैरिटी होगी एक्चुअल में वही उस पूरे मॉलिक्यूल की हो जाएगी। तो HF है HCl है, तो इन दोनों में ज्यादा पोलैरिटी किसकी होगी, जिसका ज्यादा डायपोल मूवमेंट है। तो मैं लिख सकता हूं ना कि HF इज मोर पोलर देन HCl और डिग्री ऑफ पोलैरिटी इन HF इज ग्रेटर देन HCl। क्लियर है। अब जो नेक्स्ट एप्लीकेशन आती है, अब हमने डिग्री ऑफ पोलैरिटी तो निकाल ली, ये किसकी ज्यादा थी, मतलब कि एक तरीके से हमने यहाँ पर एक कंपैरिजन किया। अगर एग्जैक्ट वैल्यू हमसे पूछे कि वो कितना ज्यादा पोलर हुआ, उसके अंदर कितने आयोनिक कैरेक्टर आए, ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू पूछे तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, तो वो हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन है, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर। पोलैरिटी का मतलब यही हो रहा है ना कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर आ रहे हैं, परसेंटेज ऑफ आयोनिक कैरेक्टर इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, अगर कोई आपसे सिंपली ये पूछे कि भाई ये इसमें आयोनिक कैरेक्टर ज्यादा होंगे कि इसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होंगे, तो उसका तो एक सिंपल सा लॉजिक है, क्या कहता है कि भाई मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है X और Y, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 हुआ तब तो इसका मतलब क्या होगा कि वहां पर कोई पोलैरिटी नहीं होगी, वो जो बॉन्ड होगा हम कह सकते हैं थ्योरेटिकली कि वो प्योर कोवलेंट होगा, ठीक है। और अगर जैसे जैसे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बढ़ता जाएगा वहां पर चार्जेस प्रोड्यूस होंगे, है ना, कि जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जो दूसरा एटम होगा उसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे, ठीक है। तो एक जनरल सा लॉजिक कहता है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.9 हुआ, ठीक है, तब अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्या होती है कि उसमें 50% कोवलेंट कैरेक्टर रह जाते हैं, ठीक है, मतलब कि जहां पर शेयरिंग हुई थी, ठीक है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नियर अबाउट 1.9 पहुंचता है तब उसके कोवलेंट कैरेक्टर 50% तक रिड्यूस हो जाते हैं। और अगर यही ग्रेटर देन हो जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 1.9 से ज्यादा हो जाए, तब हम कहेंगे कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर डोमिनेंट होंगे, मतलब कि उसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर 50% से ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। अब बात तो ये आती है कि अगर मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा, तो एग्जैक्ट वैल्यू के लिए सिंपल सा रिलेशन है, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट। कुछ भी नहीं किया हमने, सिंपल सा लॉजिक लगा रहे हैं, जैसे हम परसेंटेज निकालते हैं, ऑब्जर्व का मतलब क्या होगा, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है कि भाई हमने एक्सपेरिमेंट किया और उसके डाइपोल मोमेंट हमने निकाले, डिवाइड बाय डाइपोल मोमेंट when it is 100% या प्योर आयोनिक, और परसेंटेज है तो 100 से, अगर फ्रैक्शन निकालना होता तो 1 से मल्टीप्लाई कर देता, परसेंटेज है तो 100 से, मतलब कि जब वो प्योर 100% आयोनिक था तब उसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी, है ना। भी मुझे परसेंटेज निकालनी है तो डिवाइड में क्या होता है, हमेशा मैक्सिमम होता है, तो जब वो प्योर आयोनिक है तब उसकी डायपोल मोमेंट, और ऊपर न्यूमरेटर में हमने क्या लेना है कि जो उसकी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है, ठीक है। एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो क्वेश्चन से इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल है, ठीक है, हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, उसकी जो ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल है उसकी ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट गिवन है, ऑब्जर्व डायपोल मोमेंट, और वो गिवन है 1.07 डिवाई, ठीक है। फिर कहता है कि भाई उसके अंदर जो बॉन्ड लेंथ है, या ये कह सकते हो अपोजिट चार्जेस के बीच में जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो डिस्टेंस कितनी है, वो है अप्रोक्सीमेट 1.275 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो अब हमें ये निकालना है कि उसके अंदर कितने परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर हों,
ठीक है। तो भाई ये तो डायपोल मोमेंट जो आई 1.07 डिवाइड, ये कौन सी वैल्यू हो गई, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उसकी जो आई हमारे पास, ठीक है। वो जो मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल कौन सा दिया हुआ है, HCl दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सी बात, अगर मैं मानूं कि भाई ये प्योर आयोनिक है, अज्यूम करो कि ये प्योर आयोनिक है, तो प्योर आयोनिक होगा तो HCl हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकता है, एक, और क्लोरीन को भी एक ही चाहिए, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन का क्या आएगा यहाँ पर डिफरेंस आएगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा तो हाइड्रोजन के ऊपर जो चार्ज होगा वो +1 होगा, क्लोरीन के ऊपर -1 होगा। मतलब कि अगर मैं कुलाम में बात करूं तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम होगा। अगर मैं ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करूं तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ठीक है, जो किसके इक्वल होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻ कुलाम। कुलाम में भी कर सकते हो या फिर ESU में कर सकते हो, ठीक है। अब जो डिस्टेंस आई D आई, वो D कितनी है यहां से 1.275 एंगस्ट्रोम है ना, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, सेंटीमीटर में, क्योंकि डिवाई और ESU सेंटीमीटर में रिलेशन होता है, वो हमें इजी हो जाएगा। तो 1 एंगस्ट्रोम में कितना होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहां से। तो अब जो डाइपोल मूवमेंट आएगी, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट 400% या प्योर आयोनिक मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि अब अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है तो चार्ज ये, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो 2 से मल्टीप्लाई, अगर 3 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए होते तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, उससे मत कंफ्यूज होना। तो यहां से क्या आ जाएगा Q इंटू डी, तो Q की वैल्यू 4.8 और ये 1.275 10⁻पावर ऐड हो जाएंगी ESU सेंटीमीटर। अब ये जो 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर, हमने अपने लास्ट लेक्चर में इसको स्टडी किया था कि 10⁻⁻18 ESU सेंटीमीटर किसके इक्वल होता है 1 डिवाई के। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, मतलब म्यू 100% आयोनिक के लिए कितनी आ जाएगी, ये 4.8 इंटू 1.275 डिवाई, इसको हम सोल्व कर लेंगे। तो परसेंटेज आयोनिक करेक्टर कितने आ जाएंगे, ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट कितनी आ गई यहां से 1.07 और डिवाइड बाय 4.8 1.275 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आंसर लगभग 17.5% है ना। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, तो हम ये यहां से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में कितने परसेंटेज आयोनिक करेक्टर होंगे। बस हमें सिंपल क्या पता होना चाहिए, एक तो उसकी ऑब्जर्व डाइपोल मोमेंट पता होनी चाहिए, एक बॉन्ड लेंथ पता होनी चाहिए। बॉन्ड लेंथ का मतलब दोनों के न्यूक्लियस में कितनी दूरी होगी, डिस्टेंस कितनी होगी, ठीक है। तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन आपने कर लेने हैं, कंपटीशन एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास, जो नेक्स्ट है एप्लीकेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर, ठीक है। ये अभी आपने पढ़े नहीं होंगे, ऑर्गेनिक के अंदर आते हैं कि सिस आइसोमर क्या होता है और ट्रांस आइसोमर क्या होता है। तो नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी डिस्टिंग्विश बिटवीन सिस एंड ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, कि सिस और ट्रांस आइसोमर में हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैं बता देता हूं कि सिस और ट्रांस आइसोमर क्या होते हैं। ये जर्नली एल्कीन डबल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन में देखने को मिलते हैं। तो क्या होता है, इसमें हमारे पास जो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है, तो इसके अंदर जो कार्बन के ऊपर जो अटैच होंगे वो दोनों के दोनों अलग अलग होने चाहिए। जैसे एज्यूम करो मेरे पास ये ले लिया मैंने, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1,2-डाइक्लोरोइथीन, ठीक है। अब मैं इस मॉलिक्यूल को ऐसे भी लिख सकता हूं ना, HCl है तो भाई एज इट इज 1 पोजीशन पे होगा, सेकंड पोजीशन पे 1,2-डाइक्लोरोइथीन हो गया। दोनों के दोनों मॉलिक्यूल जो है वो बिल्कुल सेम है, बट जब मैं बात करूंगा इनकी प्रॉपर्टीज लाइक डाइपोल मूवमेंट, तो आप देख करके बता सकते हो कि भाई किसकी डाइपोल मूवमेंट ज्यादा होगी। कैसे चेक करोगे आप कि भाई अब यहां पर कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन है। यहां पर कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन हो गया, क्लोरीन हो गया,
ठीक है, दोनों के दोनों क्या हो गए, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे ही कार्बन और हाइड्रोजन में कार्बन हो गया, इस तरीके से ये हो गया, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और जो डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आएगी लगभग कितनी आ जाएगी, 0 डिबाई आ जाएगी। ठीक है, अब जो दूसरा मोलिक्यूल है यहाँ पर, अब यहाँ पर देखोगे तो कार्बन और क्लोरीन में जो क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यहाँ पर भी क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट दोनों की जो डायरेक्शन है वो सेम नहीं है, बट फिर भी दोनों कंप्लीटली अपोजिट भी नहीं है ना, अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है ना, तो इसका मतलब कि जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो 0 के इक्वल नहीं होगी, 0 से कुछ ना कुछ ज्यादा होगी। तो ऐसे ही, तो इसका मतलब क्या होगा कि उनमें से एक की डाइपोल मूवमेंट हमेशा नियरली 0 मिलेगी, जबकि दूसरे मॉलिक्यूल की डाइपोल मूवमेंट हमेशा हायर मिलेगी। तो इनमें से ये जो मॉलिक्यूल है उसको हम बोलते हैं सिस, और जिसकी डाइपोल मूवमेंट नियरली 0 होती है उसको हम क्या बोल देते हैं, ट्रांस। सिस का मतलब क्या होता है, सेम। When two same atoms are on the same direction on different double bonded carbon, जब दो डबल बॉन्डेड कार्बन पे जो एटम्स हैं, सेम एटम्स अगर सेम साइड होंगे तब हम उसको क्या बोल देंगे, सिस फॉर्म, और जब सेम एटम्स आर ऑन अपोजिट साइड तब हम उसको क्या बोल देंगे, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो अगर आपसे पूछे कि भाई कौन सा सिस है कौन सा ट्रांस है और उनकी डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज पता हो, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं ना, क्योंकि जिसकी डाइपोल मोमेंट हायर होगी वो सिस फॉर्म होगा, और जिसकी डाइपोल मोमेंट लोअर होगी, नियरली 0 होगी, वो कौन सी फॉर्म हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा फॉर्म। ठीक है, ये भी ऑर्गेनिक से जुड़ा हुआ है। तो ऑर्थो, मेटा, पैरा तीनों के तीनों क्या होते हैं, आइसोमर्स होते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्थो, मेटा एंड पैरा आइसोमर्स, पैरा आइसोमर्स। ठीक है, मैं इनमें किस तरीके से डिस्टिंग्विश करूंगा। ठीक है, आइसोमर ही होने चाहिए, मतलब कि इनका फॉर्मूला सबका सेम होना चाहिए। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, 1,2-डाइक्लोरोबेंजीन, सेकेंड एग्जांपल है 1,3-डाइक्लोरोबेंजीन, एंड नेक्स्ट है 1,4-डाइक्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो जब कहता है कि जब दो क्लोरीन के एटम बेंजीन पे एडजेसेंट पोजीशन पे है, ठीक है, 1-2 पोजीशन पे है, तब उसको बोलेंगे ऑर्थो। और जब अल्टरनेट पोजीशन, एक छोड़ दो आप उसको, मतलब कि 1/3 पोजीशन, ये 1-2 पोजीशन हुई, ये 1-2-3, तो 1 और 3rd पोजीशन हुई, तब उसको बोलेंगे मेटा पोजीशन। और ये डायगोनली अपोजिट, मतलब कि 1-4 हुई, तब इसको क्या बोलूंगा मैं, पैरा आइसोमर। तो ऑर्थो फॉर्म, मेटा फॉर्म और पैरा फॉर्म। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी डाइपोल मूवमेंट चेक करें तो इस पैरा फॉर्म की जो डाइपोल मूवमेंट होगी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो गई है ना, कैंसिल आउट हो गए, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, तब इसकी वैल्यू क्या हो गई, यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली 0 हो गई। अब हम इन दोनों की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्थो और जो ऑर्थो फॉर्म है, यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल दिख रहा है आपको, वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, और यहां पर जो बॉन्ड एंगल होगा वो बॉन्ड एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा, 120। अब जो कोस 120 है ना, डाइपोल मोमेंट पैरेललोग्राम लगाओगे तो कोस 120 नेगेटिव में चला जाएगा, तो वैल्यू कुछ ना कुछ माइनस हो जाएगी, जबकि यहां पर माइनस नहीं होगा, एडिशन ही होगा। तो फिर क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा किसका मिलेगा, ऑर्थो फॉर्म का, फिर उसके बाद मेटा फॉर्म का, और पैरा फॉर्म का लगभग क्या मिलेगा आपको, 0। तो इस तरीके से अगर मुझे डाइपोल मोमेंट की वैल्यूज पता है तो ऑर्थो, पैरा और मेटा को मैं इजीली डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन IIT एडवांस में भी पूछे जाते हैं, तो आपको ये क्वेश्चन अगर बुक में मिलते हैं तो जरूर रिवाइज करने। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो आप पूछ सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, तो आपने इनको बहुत अच्छे से कर लेना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट के करैक्टर आ जाते हैं, इसके लिए क्या रूल्स है और किस तरीके से हम ये चेक करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।